नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के रूप में विकास। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना ये बताती है कि हम चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से कि विकास क्या है। क्या विकास सिर्फ आर्थिक विकास है या विकास इससे भी बढ़कर कुछ है। तो देखिए, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा नाम आएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। जहां अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन ने जो अपने विचार दिए हैं इकोनॉमिक्स में, वो विचार दिए इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, कि मनुष्य का विकास कैसे किया जा सकता है, मानव विकास कैसे हो सकता है, जन जन का विकास कैसे हो सकता है। जहाँ उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जिसमें उन्होंने विकास की अवधारणा के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। जहाँ उन्होंने ये कहा है कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति का विकास हो। वो कहते हैं विकास ना एक स्वतंत्रता है। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है कि यदि मनुष्य अपने विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता रखता है तो डेफिनेटली वो एक दिन ना विकास की प्रक्रिया को भी पार कर लेगा। तो इसलिए जो अमर्त्य सेन हैं, ये ना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात करेंगे। ये कहेंगे कि विकास का मतलब ही क्या है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देना। लेकिन यदि व्यक्ति का एक स्वतंत्र दृष्टिकोण ना हो, उसे विचारों की स्वतंत्रता ना हो, उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ना हो, तो शायद व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। जहाँ अमर्त्य सेन इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि जब जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये विचार दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जिसकी चर्चा हमने और चैप्टर में कर भी रखी है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद आर्थिक विकास का दौर शुरू हुआ। तो जब हम आर्थिक विकास का दौर जब शुरू हुआ तो किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? देश की राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। लेकिन जब अमर्त्य सेन स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये जो विकास के पहले वाली अवधारणा है कि विकास का मतलब औद्योगिकरण है, विकास का मतलब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, विकास का मतलब देश की आय को बढ़ाना है, इसका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि जो मौलिक स्वतंत्रता है ना, यही वास्तव में मनुष्य का विकास करती है और यही आगे चलकर पूरे समाज का विकास करती है। विकास को समझने के लिए इन्होंने GNP यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद या औद्योगिकरण में वृद्धि पर निर्भर होना नहीं कहा है। उन्होंने कहा जब हम बात करते हैं ना कि हमारे देश में उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे देश में औद्योगिकरण ज़्यादा बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है, तो ये एक संकीर्ण विचारधारा, ये एक छोटी सोच है। क्योंकि जब हम एक ही चर को देखते हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के एक ही इफेक्ट को देखते हैं, तो जो अन्य इफेक्ट है, अन्य प्रभाव है, अन्य चर हैं, उनकी अनदेखी हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति के विकास में पता क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उसकी राजनीतिक भागीदारी हो, उसकी सामाजिक भागीदारी हो, उसकी स्वतंत्रता बढ़े, बुनियादी शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य देखभाल हो। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं ये। इसके अलावा अमर्त्य सेन ने और भी अच्छे तरीके से आगे बताया, क्या बताया है कि यह जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से जो जीवन है वो भी लंबा होगा, ऐसा नहीं है। वो अच्छी तरह से लोग जीवन जी रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। जिसके लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विश्व के कुछ छोटे देश हैं जैसे गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राज़ील, हो सकता है यहाँ के नागरिक ना श्रीलंका, चीन और भारत के नागरिकों की तुलना में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हों। भारत के अंदर ही आप देख लो, केरल के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर कितना अच्छा है। तो देखिए, तो सर्वप्रथम ये जरूरी नहीं है कि कहीं की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो व्यक्ति का जीवन भी अच्छा होगा। व्यक्ति का जीवन जब अच्छा होगा जब उसे समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी। ऐसे में कुल मिलाकर ये ना तीसरी दुनिया के देशों के बारे में बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं अमर्त्य सेन आर्थिक विकास के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि ना बाजार की भूमिका विकास में क्या है। क्या बाजार रोजगार के अवसर प्रदान करके विकास को खरीद ले रहा है? क्या वास्तव में ऐसा है? जहाँ पर वो कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बाजार भले ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहा हो, लेकिन साथ साथ बाजार एक शोषणकारी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दे रहा है, जहाँ मजदूर अपनी इच्छा से मजदूरी करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है। और जब तक श्रम की स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक लोग बंधन और कैद में रहेंगे और वो बाजार के प्रति उदासीन रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का विकास कभी नहीं हो पाएगा।
तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आय और उपलब्धियों के बीच, वस्तुओं और क्षमताओं के बीच, आर्थिक संपत्ति और जीने की क्षमताओं के बीच एक संबंध है। वस्तुओं और क्षमताओं के बीच, आय और उपलब्धियों के बीच, आर्थिक संपत्ति और जीने की क्षमताओं के बीच क्या है, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो भी सकता है और नहीं भी, जब हम और चीज़ों पर ध्यान ना दें। तो यहाँ से यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि क्या विकास सिर्फ आर्थिक विकास है या इससे ही बढ़कर है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है कि विकास सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, क्योंकि विकास को हम आर्थिक विकास की दृष्टि से देखते हैं तो एक संकीर्ण विचारधारा, एक छोटी विचारधारा है, बल्कि विकास तो इससे बढ़कर है। जहाँ अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र होगा तो समाज स्वतंत्र होगा, समाज स्वतंत्र होगा तो डेफिनेटली एक दिन पूरा विश्व विकास कर ही जाएगा। आगे चैप्टर में अमर्त्य सेन और भी एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि मनुष्य की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और इसमें एजेंसियों की क्या भूमिका है और मनुष्य की क्षमता किस प्रकार से स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। तो देखिए, सेन कुल मिलाकर स्वतंत्रता को विकास का एक मूल घटक मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्रता पर जोर दे दें तो बाकी सारे पहलुओं को हम अपने आप पूरा कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कौन? सेन मतलब अमर्त्य सेन। जहाँ यहाँ पर हमें बताया गया कल्याण का दृष्टिकोण बनाम विकास का क्षमता दृष्टिकोण, यानी कि सामाजिक कल्याण का दृष्टिकोण वर्सेस विकास का क्षमता दृष्टिकोण क्या है। तो कल्याण का दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि व्यक्ति प्रॉफिटेबल होना चाहिए, व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, विकास की सभी गतिविधियों के केंद्र में मनुष्य को रखना चाहिए। यह राज्य और गैर राज्य एजेंसियों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सरकारी और एनजीओ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और एनजीओ सेक्टर, तीनों की बात कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि इन तीनों सेक्टरों को क्या करना चाहिए, कल्याण के उत्पादों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखिए, कल्याण के उत्पादन क्या होते हैं? शिक्षा में बल दो, स्वास्थ्य पर बल दो, पीने के पानी पर बल दो, रोटी कपड़े और मकान पर बल दो। तो ये सब चीज़ें क्या है? सामाजिक कल्याण की ज़रूरतें हैं। इस पर सरकार को, इस पर प्राइवेट कंपनियों को, इस पर एनजीओ सेक्टर को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और शायद छोटे छोटे देशों में ऐसा किया भी जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता। ये तो बात होगी किसकी? कल्याणकारी दृष्टिकोण की। लेकिन क्षमतावादी दृष्टिकोण पता क्या कहता है? वो ये कहता है मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाओ। व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं। क्या क्या भिन्नताएं होती हैं? कुछ लोगों में, मनुष्य में आयु की भिन्नता होती है, लिंग की भिन्नता होती है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, कोई किसी क्लास का है, कोई किसी क्लास का है, कोई किसी प्रजाति का, कोई किसी प्रजाति का है। तो जब लोग अलग अलग हैं तो उनकी क्षमताएं भी तो अलग अलग हैं। ऐसे में क्षमता विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में जो निम्न क्षमता के लोग हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर विकास के रास्ते पर उन लोगों को भी लेकर आना है तो विकास प्रक्रिया में जो स्वतंत्रता है इसकी समझ बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ये प्रतिनिधि दृष्टिकोण की ओर बात कर रही है। ये व्यक्ति को असहाय दिखा रही है और ये चाहती है कि इसकी क्षमताओं को बढ़ाकर इसके असहायपन को ख़त्म किया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक एजेंट की ज़रूरत होगी, यानी कि एक लीडर की ज़रूरत होगी और एक एजेंसी की ज़रूरत होगी जिसके माध्यम से पूरे समाज का विकास किया जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया है अमर्त्य सेन के लिए विकास का उद्देश्य स्वतंत्रता ही है। ये बात भी हमें पता चल गई है। इसे प्राप्त करने के लिए वो क्या कह रहा है? एक ऐसे मनुष्य की जरूरत है जो एजेंट के रूप में कार्य करे, जिसकी मैंने भी बात करी, और फिर वो एक एजेंसी की बात कर रहा है। इसके माध्यम से ही विकास को प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने बता दिया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एजेंट होगा ना, एक तर्कसंगत कर्ता होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिम्मेदार व्यक्ति, जो समाज के लिए निर्णय लेगा और अपनी एजेंसी की मदद से व्यक्ति में क्षमताओं को बढ़ावा देगा। स्वतंत्रता के रूप में जो विकास का मूल होगा ना, वो एक व्यक्ति होगा जिसके अंदर क्षमताओं के परम्पार विस्तार होगा कि वह इस तरीके से जीवन जी सके जो मूल्यों का पालन कर रहा है, जो उसकी एथिक्स है, जो वो सोच रहा है वैसा वो जीवन जी सके। और ये जब ही जी सकता है जब उसके अंदर क्षमताएं हों। क्षमताएं स्वतंत्रता का रूप है जो किसी व्यक्ति की क्षमता या कार्यों के साथ निहित होती हैं। संक्षेप में सेन ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता एक व्यक्ति की क्षमता में ही परिलक्षित होती है, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा वो स्वतंत्र होगा, जितना ज़्यादा स्वतंत्र होगा उतने ही वो संसाधनों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा, और उतना ही ज़्यादा समाज विकास करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो आपको बार बार यही वर्ड दोहरा कर लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर इन वर्ड्सों को मुझे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बेमतलब में वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो बात यही आएगी कि मौलिक स्वतंत्रता एक पॉजिटिव मूल्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए जो पॉजिटिविटी मिलती है वो किससे मिलती है? उसे लिबर्टी से मिलती है, यानी स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता उसे समृद्ध बनाती है, क्षमता उसे समृद्ध बनाती है, तभी एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक व्यक्ति बनता है। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं।
सेन ने यही बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक यही वाली बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से एजेंसी और एजेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होते हैं। आगे चैप्टर में ये बताएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में और कौन कौन से साधन हो सकते हैं, जहाँ अंगभूत, संगठन, रचक, संवैधानिक स्वतंत्रता, ये सब क्या हैं। तो देखिए, अमर्त्य सेन ने मौलिकता के रूप में 5 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं। कुल मिलाकर बात यह है, और ये 5 स्वतंत्रताएं यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहली है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें जन जन की भागीदारी हो, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, सैन्यकरण नहीं होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तो सही व्यक्ति को कानूनी रूप से संरक्षण मिलेगा और हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में खुलकर भाग लेगा। इसके साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद व्यापार और रोजगार को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं शामिल होती हैं। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए शासन में, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सरकार का खुलापन होना चाहिए, क्योंकि यदि भ्रष्टाचार होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसके अलावा रक्षात्मक सुरक्षा, रक्षात्मक सुरक्षा में क्या है कि मान लो बेरोजगारी आ जाए तो बेरोजगारी भत्ता दे सरकार, गरीबी खत्म करने के लिए प्रयास करे सरकार। तो ऐसी 5 श्रेणियाँ बताई हैं किसने, अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता के लिए। आगे बात की गई है इस चैप्टर में, क्या हकदारी से व्यक्ति के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या मनुष्य के विकास में अधिकारों की कोई भूमिका है। तो देखिए, एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो आपको एक लाइसेंस मिल गया और आप पूरे समाज का शोषण कर लेंगे। अमर्त्य सेन यही बात कह रहे हैं कि पूंजीवादी विचारधारा ने कहीं ना कहीं शोषणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। समाज का एक वर्ग बहुत बड़े वर्ग का शोषण कर रहा है, पूंजीपति वर्ग छोटे वर्ग का शोषण कर रहा है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये कह रहे हैं कि लोगों की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दोगे आप, कि वो भी अपना विकास कर सके, तीसरी दुनिया के देश भी अपना विकास कर सके। कैसे, ये जब भी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति को अधिकार हो। क्योंकि हम चाहूँ और देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुपोषण, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, भूखमरी दिखती है हमें हर जगह, अकाल की स्थिति दिखती है हमें हर जगह। ये सब कब होगा, जब लोगों को हम अधिकार देंगे, जब लोगों को हम क्षमतावान बनाएंगे, जब लोग आदेश स्थापित कर पाएंगे। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि खाद्य उत्पादन की कमी और कृषि योग्य भूमि में कमी की वजह से एक तो भूखमरी फैल सकती है, लेकिन एक और तरीका है कि अगर सरकारें सही से काम ना करें तो भी भूखमरी फैल सकती है। तो भूखमरी से बचने के लिए क्या होगा, उत्पादन के साधनों में तकनीकी जानकारी, यानी लोगों को जागरूकता बतानी पड़ेगी कि उसी भूमि से अधिक उत्पादन कैसे हो सकता है। लोगों के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की क्षमता को बढ़ावा देना होगा, सरकारी एजेंसियों के बारे में उन्हें बताना होगा, श्रम शक्ति को बढ़ाना होगा। तो देखा जाए तो भूखमरी और अकाल केवल भोजन की कमी से नहीं फैलते, कई बार सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से भी फैलते हैं। तो ऐसे में गरीबों को मजदूरी के लिए पर्याप्त अधिकार देने चाहिए। भूखमरी और अकाल को इससे हम कम कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान क्या करा था, मनरेगा के तहत लोगों को पैसे दिए गए थे। ठीक है, तो जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें अगर हम रोजगार की गारंटी दें तो कहीं ना कहीं वो भूखमरी से बच सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अकाल से बच सकते हैं। ऐसे में हम सुरक्षात्मक उपाय दे सकते हैं। इस प्रकार से लोगों को अधिकार देकर हम कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में एक भागीदारी कर सकते हैं। आगे चैप्टर में हमें महिलाओं की बात की गई है, महिलाओं के बारे में बताया गया है, क्योंकि अमर्त्य सेन का क्षमतावादी दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ एक लिंग की बात नहीं करता, बल्कि वो संपूर्ण समाज के विकास की बात करता है। तो अमर्त्य सेन का जो क्षमता दृष्टिकोण है ये महिलाओं की भलाई के लिए है। ये लैंगिक समानता की बात करता है, लैंगिक असमानता को ख़त्म करने की बात करता है। ये कहता है कि ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो महिलाओं को अधिकार दिलाएं, उनकी भलाई में योगदान दें, स्वास्थ्य देखभाल हो, उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हों, शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा को पूरा किया जाए, क्योंकि महिलाएं भी किसी समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि एशिया के गरीब देशों में बहुत सारी लापता महिलाएं हैं जिन्होंने मृत्यु के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। लापता मतलब वो नहीं है कि घर से खो गई हैं, लापता मतलब यह है कि आंकड़ों में है ही नहीं, आंकड़ों में दिखा दिया कि जी हमारे यहाँ अब क्या है, मातृ मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी ना लाखों महिलाएं प्रजनन के दौरान मर जाती हैं और हम कहते हैं हमारा स्वास्थ्य सेवा सेक्टर बहुत अच्छा है। तो क्या महिलाओं को बायोलॉजिकल प्रॉफिट मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं?
इन सब चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने की बात की गई है, बाल मृत्यु दर को बढ़ावा देने की बात की गई है, तभी हम महिलाओं का विकास कर सकते हैं, वरना समाज का एक लिंग ना हमेशा पिछड़ जाएगा, ऐसा अमर्त्य सेन कहते हैं। तो इस चैप्टर में यही है। आगे इस चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। तो आई होप सो यदि इस चैप्टर में कुछ भी आता है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लैंगिक अध्ययन के बाद मूल्यांकन किया गया है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार या अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का क्षमतावादी दृष्टिकोण क्या है या विकास का समानतावादी दृष्टिकोण क्या है। तो इस चैप्टर से एक ही प्रश्न बनेगा। आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।